तो आज हम आर इन्वायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इन्वायरमेंट होती क्या है। तो इन्वायरमेंट है वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का टोटल होती है जो हमें इफेक्ट करते हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों से बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट दोनों आएंगे। जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर और एक है हमारे पास एडाफिक फैक्टर्स। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, वाटर, ये सब कुछ आता है। एडाफिक फैक्टर में हमारे पास सॉइल का टेक्सचर कैसा है, हमारी जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, मिनरल्स कैसे हैं, पीएच कितना है सॉइल का, ये सब चीज़ें कंसीडर करते हैं हम लोग। जो बायोटिक कंपोनेंट है उसके अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे हमारे पास एनिमल्स हो गए, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे जो होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो एनवायरनमेंट बेसिकली सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का सम टोटल है जो हमें इफेक्ट करते हैं। जो दूसरी चीज़ है इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक्चुअली में इकोसिस्टम ने एक सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की। इकोसिस्टम जो होता है और उसके टाइप्स कुछ इस हिसाब से, इकोसिस्टम को हमने दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं और हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मैन मेड इकोसिस्टम आते हैं, जैसे एक्वेरियम हो गया, क्रॉप फील्ड हो गया, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूँ तो नेचुरल इकोसिस्टम वो हैं जो खुद को खुद ही ऑपरेट करते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में हमारे पास फ्रेश वाटर वाले और मरीन वाटर वाले इकोसिस्टम्स आते हैं। फ्रेश वाटर में हमारे पास लॉटिक, जिसमें रिवर्स आती हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, लेंटिक जिसमें पॉन्ड्स और लेक आते हैं, और वेटलैंड्स आते हैं जिसमें मार्शेस, स्वाम्प और बॉग्स आते हैं। अगर मैं मरीन इकोसिस्टम की बात करूँ तो मरीन में हमारे पास कोस्टल एरियाज आते हैं और जो अपवेलिंग रीजन है ओशंस के वो आते हैं। जो वो रीजन जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मरीन में आते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमारे पास ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और फॉरेस्ट आते हैं। तो ये इकोसिस्टम और उसके टाइप थे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड और क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें आती हैं, और उनके कंपाउंड्स आते हैं। तो हमारे सारे के सारे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्हीं सब सब्सटेंसेस के बने होते हैं। ठीक है, तो आइदर ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं, या फिर सॉइल के अंदर कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं, या फिर फ्री स्टेट में मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इसमें कंपाउंड्स आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें सड़ी गली पत्तियां, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डीकम्पोज करते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस चलती रहेगी। जो इनऑर्गेनिक होगा वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता रहेगा, और जो ऑर्गेनिक होगा वो डीकम्पोज होकर दोबारा से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर में हमारे पास लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, ये सब चीज़ें आती हैं। और एडाफिक फैक्टर जो होते हैं उसके अंदर सॉइल का टेक्सचर कितना है, पीएच कितना है, टोपोग्राफी कैसी है, ये सब चीज़ें कंसीडर करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोड्यूसर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। कंज्यूमर, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है ना प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। जैसे हमारे पास हर्बीवोर्स जो होते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं, ओमनीवोर्स, ये सारे के सारे कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं यानी कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं। जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं जो सिर्फ हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। जो लार्ज कार्निवोर्स हैं जो कि छोटे कार्निवोर्स को खाते हैं उनको हम लोग टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे हमारे पास लायन, टाइगर, वल्चर हो गए। ऐसे एनिमल जो दोनों के दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा सकते हैं उसको हम लोग ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास डॉग हो गया, क्रो, स्पैरो, बेयर, ये सारे के सारे जो होते हैं वो ओमनीवोर्स एनिमल्स आते हैं हमारे पास। डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, और ये ना सॉइल के अंदर दोबारा से इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को रिप्लेनिश करते हैं, रिसाइकल करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं।
जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग पढ़ते हैं कि बैलेंस कैसे बना रहता है इकोसिस्टम में। जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी और जो उसकी इन्वायरमेंट होती है वो एक कॉम्प्लेक्स यूनिट की तरह काम करती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो इकोसिस्टम है वो नेचर के बैलेंस से मेंटेन होता है। जैसे हमारे पास हॉक्स और माइस के बीच में बैलेंस रहता है, अगर हॉक्स की पॉपुलेशन माइस की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी तो ये बैलेंस नहीं रहेंगे। हमारे पास जो बैलेंस होता है वो बेसिकली रिसोर्सेज के बीच में होता है। जैसे हमारे पास बनाना ट्रीज होते हैं और मंकी होते हैं, अगर हमारे पास बनाना ट्रीज जो हो गए वो खत्म हो गए तो मंकीज को बनाना ही नहीं मिलेंगे। तो नेचर जो होती है वो अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन रखती है। तो इकोसिस्टम का बेसिकली काम क्या है, वो रिसोर्सेज और यूजर्स के बीच में बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वो प्रे और प्रेडेटर के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखती है।